So let us continue. There was some snag, some problem in between. So what I was talking about that, as I told you that in this question, actually what happened, uh, answer as I told you should be like this कि रोजनक्रेस एंड गिल्डरस्टन का ऑप्शन हैमलेट होना चाहिए, इंडियन इंक का पैसेज टू इंडिया, इंस्पेक्टर हाउंड जो है वो द माउस ट्रैप से रिलेटेड है, और ट्रेविस्टीज जो है वो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से रिलेटेड है। मतलब इसमें लेकिन अब ये एग्जाम की एरर है देखो, जिसकी वजह से इतने आंदोलन आजकल हो रहे हैं चारों तरफ, कि इसके आंसर में ऑप्शंस क्या होने चाहिए थे कि एक का होना चाहिए फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो इन्होंने आप देखिए कि डी का 4 लिखा है लेकिन सी का कुछ गड़बड़ कर रखा है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन इन्होंने गलत दिए। अच्छा, मैं एक बार स्टार्टिंग में कुछ एरर कर गया। जुलाई का पेपर है ये 2018 का, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन वहां दिख जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया पढ़ाते वक्त कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, कहीं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और मेरे बच्चों को कुछ गलत चीज दिखने को मिल जाए। तो मैं ये समझा रहा था आपको कि देखो फिर से सीखते हैं इसको एक बार, कि इसमें जो रोजनक्रेंस गिल्डरस्टन डेड है, आर डेड, ये बहुत ही अलग तरह का ड्रामा है लेकिन बेस्ड है किस पे, हेमलेट के कैरेक्टर्स पे, तो ये आंसर समझ में आ जाएगा। इंडियन इंक जो है तो वो तो वैसे ही ईएम फोस्टर का, क्योंकि पैसेज टू इंडिया वैसे भी कोई बच्चा लिंक कर लेगा। रियल इंस्पेक्टर हाउंड, ये पूरा ड्रामा का नाम है रियल इंस्पेक्टर हाउंड। ठीक है, ये एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री से रिलेटेड जासूसी टाइप का है, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है इसमें। तो वो अगाथा क्रिस्टी का द माउस ट्रैप है, माउस ट्रैप पे मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर दे ही दिया। और ट्रेविस्टीज जो है उसके अंदर बाकायदा एक कैरेक्टर होता है, मतलब इसके जो डायलॉग्स रखे गए हैं ना, वो बिल्कुल वैसे ही रखे गए हैं जैसे ऑस्कर वाइल्ड के विटी डायलॉग्स हैं, रेस्टोरेशन एज का जो फेमस प्ले है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ठीक है, तो अब इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि इसके अंदर, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है इंटरटेक्चुअलिटी का, इंटरटेक्चुअलिटी। तो ये आपको याद रखना है कि ये इंटरटेक्चुअलिटी का एक कॉन्सेप्ट है। इंटरटेक्चुअलिटी क्या होता है कि एक टेक्स्ट की बात आपको दूसरे टेक्स्ट में नजर आएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको कुछ जानकारी मिल गई। फिर हेमलेट का मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया। माउस ट्रैप के बारे में मैंने आपको बता दिया। माउस ट्रैप जो है पैसेज देखो, इनके ईयर्स भी देख लीजिए आप लोग, कि ईएम फोस्टर का 1924 में नॉवल आया, अगाथा क्रिस्टी का ये जो प्ले है फर्स्ट परफॉर्म हुआ 1952 के अंदर, ये मर्डर मिस्ट्री है, माउस ट्रैप है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कर वाइल्ड का 1895 में, इसमें विट, पैराडॉक्स, मिस्टेकन आइडेंटिटीज, बर्न बरिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। फिर इसमें इंटरटेक्चुअलिटी है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के अंदर अच्छा ये कैरेक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रूथ अबाउट हिज हीनस क्राइम, हीनस का मतलब होता है बहुत बुरा क्राइम, कमिटेड इन द पास्ट, व्हाट डज इडिपस रिक्वेस्ट एज हिज पनिशमेंट। इडिपस जो ड्रामा है वो आपको पता है ग्रीक ड्रामा है। इंग्लिश लिटरेचर की जो नोट्स आपके पास है, या जिन्होंने खरीदे हैं मेरे नोट्स ऑल ओवर इंडिया, उन बच्चों को मालूम है कि उसमें इडिपस की पूरी डिटेल स्टडी दे रखी है। क्या करता है भाई, जब पता चल जाता है कि इडिपस दोषी है, वो क्या मांगता है कि साहब मुझे एग्जाइल दे दो, मुझे कैस्ट्रेशन का मतलब होता है कि मेरा सेक्सुअल जो ऑर्गन है वो काट दो, डिकैपिटेशन कर दो, मेरा गला काट के मुझे मार डालो, या ब्लाइंडनेस, है ना। तो ब्लाइंडनेस कई बच्चों को ऐसा लगता है कि इसकी थीम हो सकती है, पर क्योंकि इनकी इसकी वाइफ जोकास्टा जब पता चलता है तो वो अपने आप को ब्लाइंड कर लेती है। ये दोनों इसमें होते नहीं, इसलिए इसका आंसर है फर्स्ट। अब इसकी कहानी क्या है देखो, ओरिजिनल टाइटल है इडिपस टिरानस। ठीक है, यानी कि इडिपस द किंग, इडिपस रेक्स भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें वो 3 प्ले है, थीबन प्लेस में, ध्यान से देखिए। पहले प्ले को इडिपस रेक्स कहा गया है, दूसरे को इडिपस एट कॉलोनस और एंटिगनी। तो ये इडिपस रेक्स या टिरानस इसको बोलते हैं। ये 3 आपस में कनेक्टेड प्लेज है। ठीक है, और ये हाउस ऑफ थीब्स के मिथ से रिलेटेड है। हाउस ऑफ थीब्स का एक मिथ है, मिथ मतलब ग्रीक कॉन्सेप्ट में ये आता है, माइथोलॉजी में। मेन कैरेक्टर में इडिपस है, उसकी मदर जो कास्ट है जो बाद में उसकी वाइफ बनती है, लायस है जो वहां का किंग है, क्रियन है जो इसका भाई है जो कास्टा का, इसका साला लगता है, टायरेसिस ब्लाइंड प्रॉफिट है। फिर उसके बाद ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो शेपर्ड्स हैं जो इसकी लाइफ से लिंक करते हैं। ठीक है, फिर स्टोरी क्या है कि इडिपस अननोइंगली अपने फादर को मार लेता है, लायस को, और उसकी मदर से उसकी शादी हो जाती है, वहां पे रिवाज है। और स्फिंक्स की रिडल्स होती है कहानी में। स्फिंक्स
का आपको मतलब पता होना चाहिए, आप थोड़ा गूगल भी कर लेना। एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर है, मतलब शेर, आदमी का मुंह है, शेर का शरीर है, ठीक है। वो एक रिडल पूछता है जब ये लड़का उस थीब्स में एंटर करता है। थीब्स की सुरक्षा के लिए ये रखा गया है कि भाई आपको क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी अंदर आने देंगे। क्योंकि पहले चार पैरों पे, ऐसा कौन सा जीव है जो पहले चार पैरों पे चलता है, फिर दो पैरों पे और फिर तीन पैरों पर, तो फिर वो आंसर देता है इंसान। तो ऐसे करके उस रिडल को वो सॉल्व कर लेता है, वो अंदर आ जाता है, फिर बाद में उसको राजा घोषित कर देते हैं। फिर वो बाद में प्लेग वगैरह फैलता है, ये उसकी तहकीकात करता है कि यार क्यों फैल रहा है, तो फिर टायरेसिस जो ब्लाइंड प्रॉफिट है उसको बुलाया जाता है। सब कहते हैं, ब्लाइंड प्रॉफिट टायरेसिस बोलता है कि तू ये तहकीकात यहीं रोक दे, नहीं तो तू पछताएगा। लेकिन ये मानता नहीं है। यहाँ पे आता है ह्यूब्रिस का कॉन्सेप्ट कि ये अपने आप को बहुत घमंडी मान रहा है कि नहीं मैं इसका आंसर ढूंढ लूंगा। और फिर बाद में पता चलता है कि इसने इंसेस्ट किया है। इंसेस्ट का मतलब होता है अपने किसी रिलेटिव के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना, यानी गलती से अपनी माँ से शादी कर रखी है, तो उसकी वजह से पाप फैल गया है और चारों तरफ प्लेग फैल रहे हैं, बच्चे पैदा होते ही मर रहे हैं, पानी में कीड़े पड़ रहे हैं, ये सब सीन वहां पे स्टार्ट होते हैं। ऐसे करके एक प्ले है, ठीक है। डिस्कवरी क्या होती है कि प्लेग लीड्स इडिपस टू इन्वेस्टिगेट लायस मर्डर। Tiresias and the shepherd reveal that Oedipus himself is the murderer of Laius' son, ठीक है। फिर जो कास्टा रियलाइजिंग द ट्रुथ, उसको पता चल जाता है, वो अपने आप को लटका लेती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, मैंने शायद एक चीज गलत बता दी आपको। वो जो अंधा होता है ना, वो एक्चुअल में ये अपने आप को अंधा कर लेता है। हाँ, ये तो हैंग करके मर जाती है, और ये इसके दोनों पिन निकाल करके जो यहाँ पे ब्रोच लगाए जाते हैं उससे अपनी आंखें फोड़ लेता है। तो लेकिन ये उसकी सजा है, वो तो खुद देता है। आंसर इसका एग्जाइल इसलिए है क्योंकि वो फिर ये कहता है कि भाई तुम्हें और कोई सजा दी जा नहीं सकती है, मारने की सजा वहां पे है नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझको एग्जाइल दे दो, ठीक है। फिर एडिपस देखता है कि वो मर गई है उसकी पत्नी और माँ, तो उसके पिंस लेकर के और अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है। एक्साइली आस्क्ड टू बी एक्साइल्ड फ्रॉम थीव्स बिकॉज ही इज द पॉल्यूटेड मर्डरर। पॉल्यूटेड हो गया है वो, ऑफ लायस। इज एक्साइल इज फुली डेवलप्ड इन एडिपस एट कॉलोनस। फिर उसके बाद की कहानी आगे बढ़ती है। सेंट्रल थीम क्या है कि फेट वर्सेस फ्री विल। अब यहाँ पे देखो, मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है। अभी कोई मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया था आरपीएससी के लिए, उनका 2 बार आरपीएससी क्लियर हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि पिछली बार इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे। तो वो बता रही थी लड़की कि भाई मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आपको ग्रीक ट्रेजेडी में और शेक्सपियर की ट्रेजेडी में डिफरेंस करके बताओ। तो मैंने देखा कि उसने बोर्ड पे जाके समझाया था, लेकिन इसने मेन चीज नहीं बताई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रीक जो ट्रेजेडी है उसमें फेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और क्रिश्चियन ट्रेजेडी जो होती है उसमें फ्री विल इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको याद रखना है। ब्लाइंडनेस एंड नॉलेज, वो अपने आप को अंधा क्यों कर लेता है कि जो संसार में दिख रहा है वो एक्चुअल में सत्य नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं मन की आंखों से संसार देखूं। फिर उसमें ह्यूब्रिस है, प्राइड है, जिससे उसकी ट्रेजेडी होती है। प्रोफेसी का मजाक उड़ाया गया कि प्रोफेसी, इंसान प्रोफेसी के अकॉर्डिंग गॉड्स के बनाए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जीता है। गिल्ट है, लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज है, ठीक है। और एडिपस कॉम्प्लेक्स, आपको पता है एक टर्म है जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी। इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई इडिपस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, कि एक लड़के को अपनी मदर से प्यार हो जाता है सबकॉन्शियसली, और वो अपने फादर से नफरत करने लगता है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखिए कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स। तो अब कितना अच्छा क्वेश्चन, देखो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है और वो तब से पूछ रहे हैं। एज यू लाइक इट, लव्स लेबर्स लॉस्ट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, द टेम्पेस्ट, मिडसमर्स नाइट ड्रीम। इसको करने की ट्रिक भी है एक। आपको मालूम है कि लास्ट में उसने द टेम्पेस्ट लिखा था। तो अगर हम ये देखें 1 मिनट के लिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें, ध्यान से देखिए भाई, पहला ऑप्शन जो था उसमें हमने क्या देखा, एक बार फिर से देख लीजिए उस क्वेश्चन को, कि टेम्पेस्ट सबसे लास्ट में नहीं आ रहा है, और एज यू लाइक इट बीच में लिखा था, उसको सबसे पहले लिख दिया। यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर आप देखिए इसके अंदर, खुद बताओ आप आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में द टेम्पेस्ट दे रखा है ना, इसका मतलब है इसका थर्ड आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो एंटनी क्लियोपेट्रा है वो भी मिड मिड सेक्शन में लिखा था उसने। तो आंसर तो इसका साफ दिख रहा है। कोई भी स्टूडेंट अगर थोड़ा भी स्टार्टिंग की ट्रेजेडीज और कॉमेडीज पढ़ ले और लास्ट के अंदर जो उसके प्लेज हैं, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं कि थोड़ा थोड़ा इनकी स्टडी कर ले हम लोग, ठीक है। के लव स्लेबर्स लॉस्ट क्या है, ये बहुत फेमस है। ये कॉमेडी ऑफ विट और कोर्टली लव है। ये स्टार्टिंग पीरियड में लिखी गई है, ध्यान से देखिए। जब उसकी सोनेट छपी थी उसके तुरंत बाद लिखा गया है। नेवेरिक किंग है और उसके 3 कंपेनियन से वो कसम खाते हैं कि भाई हम औरतों को नहीं देखेंगे,
और अपने आप को स्टडी में झोंक देंगे और प्यार व्यार में नहीं पड़ेंगे। लेकिन वो जो दूसरी राजकुमारियां आती हैं इस घूमने के लिए इनके राज्य में रुकती हैं, वो इनको फंसाती है प्यार में और सोचती है कि इनकी कसम कैसे तुड़वाएं। तो फिर इसमें इस तरह का प्ले है। मिड समर्स नाइट ड्रीम जो है वो अर्ली मिडिल एज का है, उसके जस्ट बाद लिखा गया था इस पीरियड में। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें 3-4 कपल्स हैं, ओबेरॉन और टाइटेनिया है, ठीक है? इसके अंदर इमेजिनेशन, लव, ड्रीम्स, इसकी जो कहानी तो मैं पूरी डिस्कस कर नहीं सकता इस वक़्त। फिर एज़ यू लाइक इट आपको पता है ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी है, ये बाद के पीरियड में आती है। आप समझ जाइए इसको कि जब सेंचुरी एंड होती है तब का लिखा हुआ प्ले है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन दिखाया है और इसके अंदर रोज़ालिंड एक लड़की है, उस वो लड़का बनती है, इसमें क्रॉस ड्रेस का क्वेश्चन आता है। ऑरलैंडो है, ओलिवर है, इसमें द वर्ल्ड इज अ स्टेज नाम का जो फेमस एक सॉलिलॉक्वी आती है। फिर एंटनी और क्लियोपैट्रा जो है वो उसके जो रोमन प्लेज है शेक्सपियर के उसका ड्रामा है, जिसमें एंटनी जो अटैक करता है इजिप्ट के ऊपर और वहाँ की महारानी जो एक विधवा औरत है उससे उसको प्यार हो जाता है और उनके कॉन्फ्लिक्ट के बीच में किस तरह से इनका लव आगे बढ़ता है ये सब दिखाया गया है। और टेम्पेस्ट जो है वो एक लास्ट फेज का ड्रामा है, ऐसा कहा जाता है कि लेट रोमांसिस में, जिसमें प्रॉस्पेरो क्या करता है, मिलान का ड्यूक है और वो मैजिक से भाई उसका भाई उसको वहां से निकाल देता है, छोटा वाला। तो वो जब एक आइलैंड पे जाता है अपनी बेटी मिरांडा को लेकर के, तो वहां पे एरियल को अपना दास बना लेता है, कैलिबैन को भी अपना गुलाम बना लेता है, ठीक है। फिर बाद में जो कहानी आगे बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वो, अच्छा टेम्पेस्ट नाम इसलिए रखा है, इसका इसके कई क्वेश्चन आते हैं देखो। इसके अंदर इसके क्लाउन के क्वेश्चन आ गए, इसके अंदर डायलॉग पूछ लिया, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज का क्वेश्चन आ गया, जो एरियल की स्पीच है। और टेम्पेस्ट इसका टाइटल क्यों है, फर्स्ट एक्ट के अंदर क्या डायलॉग्स आते हैं, क्योंकि इसके अंदर राइटर ने क्या किया, कॉलोनियलिज्म की थीम रखी है। दूसरा इसके अंदर एक सबवर्जन की थीम है, क्योंकि जब जहाज में तूफान आता है, मतलब समुद्र में तूफान आता है और जहाज जब डोल रहा होता है, तो वो जो मैरिनर्स होते हैं ना, वो जहाज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो राजा अपने केबिन से निकल के आके और गाली गलौज करता है, तो वो जो डांट करके राजा को भगा देते हैं मैरिनर्स, तो राजा को डांटते हुए दिखाया इसमें। ये क्वेश्चन मैंने खुद नेट दिया था जब ये क्वेश्चन आया था, तो आप समझ सकते हैं कि एक कितना एक इंपॉर्टेंट प्ले है, ठीक है। और इसके बाद आप इसका एक सीक्वेंस भी दे सकते हैं, तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या है। तो था, आपको लेक्चर कैसा लगा? 7 क्वेश्चंस मैंने फुली डिस्कस किए हैं। बीच में थोड़ा कंफ्यूजन जो मुझे हुआ, तो मैंने थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से उसको रोका। थैंक यू सो मच। मुझे अब कमेंट लिख करके बताइए कि आपको इसमें और क्या डिटेल चाहिए, ताकि आपको और नॉलेज बढ़े आप लोगों की। थैंक यू।